श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्सर संत कबीर नगर में आप सब अभिभावक बंधुओं एवं प्यारे बच्चों स्वागत अभिनंदन और वंदन है। हम आपको आज अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के अंतर्गत अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं का पहला लेसन आप लोगों को आज शुरू करने जा रहा हो। ऐसे में पहला लेसन आपका है विकास। विकास कोई नया शब्द नहीं है जिसे हम आप सबने सुना न हो। विकास प्रतिदिन सुनने वाला शब्द है। तो थोड़ा सा हम इस पर विश्लेषण करेंगे। विकास है क्या चीज? अपने आस पड़ोस में यह सुनते रहते हैं हम लोग कि हमारा पड़ोसी इस समय विकास तेजी से कर रहा है। हमारा पड़ोसी जिला विकास तेजी से कर रहा है। हमारा पड़ोसी राज्य विकास तेजी से किया है। हमारा पड़ोसी देश विकास तेजी से किया है। ऐसा हम लोग कहते भी हैं और सुनते भी हैं। विकास है क्या? विकास किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण उन्नति है। विकास किसी भी देश का सर्वांगीण उन्नति है जिसमें वहां के रहने वाले लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक संसाधनों की पूर्ति या अपने समस्त पहलुओं को अगर पूर्ण कर ले रहे हैं तो आप कह दीजिए कि उस राष्ट्र का विकास हो रहा है। यही विकास है। हम अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य आधार पर अगर प्राप्त कर ले रहे हैं, ये विकास का स्वरूप है। अब विकास के कुछ आधार होते हैं, विकास का कुछ माध्यम होता है। उस माध्यम को थोड़ा सा आपको हम इंडिकेट करेंगे। जैसा कि विकास का अर्थ, विकास का हमने आपको बताया कि व्यक्ति का सर्वांगीण आवश्यकताओं की पूर्ति ही विकास है। व्यक्ति के समस्त पहलुओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि जो उससे संबंधित जुड़े हुए क्षेत्र हैं, अगर उन क्षेत्रों में वह सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो रहा है तो उसका विकास हो रहा है। और विकास राष्ट्र के उन्नति पर निर्भर करता है। राष्ट्र का उन्नति है यानी वहां के लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया, संसाधन प्राप्त किया। संसाधन का भी इसमें विशेष योगदान होता है। मान लीजिए कहीं की भौगोलिक दशा कृषि के लिए उपयुक्त है तो वहां सरकार को कृषि से संबंधित व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करना चाहिए। कहीं का भौगोलिक स्वरूप खनन से संबंधित सही है तो हाँ, खनन से संबंधित संसाधनों का मुहैया कराना चाहिए। इस तरह से विकास के स्वरूप अलग अलग है। तो पहला हमने आपको बताया विकास का। दूसरा है आय तथा अन्य लक्ष्य। आय क्या है यानी इनकम क्या है? आय के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। किसान अगर है तो खेती का माध्यम है, शिक्षक अगर है तो पढ़ाई का माध्यम है, नौकरशाही व्यवस्था में सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं का सिस्टम है। यानी हर क्षेत्र के स्वरूप अलग अलग होते हैं। अब अगर वहां की सरकार एक्टिव है, वहां की सरकार संवेदनशील है, राष्ट्र के प्रति सचेत है, तो अगर संसाधन नहीं भी उसके पास है
तब भी वह संसाधनों को किसी न किसी तरह से अपने लोगों को मुहैया कराती है और उन संसाधनों के सहारे से व्यक्ति जब अपना विकास करता है तो यह समझ लीजिए कि वह राष्ट्र का विकास हो रहा है। जब व्यक्ति किसी भी आयाम को अपनाता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह कर लेता है, तो यह समझ लीजिए कि वह राष्ट्र की विकास की गति को लिख देता है। विकास का लक्ष्य भी अलग अलग होता है। हर व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करना चाहता है, भौतिक संसाधन को प्राप्त करना चाहता है, अपना एक अलग स्टेटस बनाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति विकास की ललक रखता है। इसी वजह से वह अपने आय के संसाधनों को मुहैया कराता है, आय के संसाधनों को प्राप्त करने का चेष्टा करता है। वह शिक्षा भी हो सकता है, वह धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है, वह कृषि भी हो सकता है, वह व्यवसाय भी हो सकता है, वह मजदूरी भी हो सकता है। यानी आयाम अलग अलग हैं। आय को प्राप्त करने के आयाम अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य लगभग सबका एक होता है। समाज में सम्मान प्राप्त करना, समाज में रिस्पेक्ट लेना, अपने समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह विकास का मूल लक्ष्य होता है। और ऐसे में राष्ट्र की उन्नति को प्राप्त करता है। जहां की जनता खुशहाल हो वह राष्ट्र अपने आप डेवलप कर जाएगा, यानी उसका विकास हो जाएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या है, यानी राष्ट्र का विकास कैसे होगा? तो राष्ट्रीय विकास के लिए वहां का प्रबंध तंत्र जिम्मेदार होता है, वहां की जनता जिम्मेदार होती है। जनता अगर एक्टिव है, कर्मशील है, अपने राष्ट्र के प्रति सजग है, तो वहां का विकास संभव है। जैसे अब प्रबंध तंत्र का मतलब है वहां का प्रशासनिक व्यवस्था, उस राष्ट्र को जो क्रियान्वित करने वाले जिम्मेदार लोग हैं उनकी व्यवस्था है क्या। जैसे मान लीजिए किसान है, अब किसान को आवश्यकता क्या है? खाद की आवश्यकता है, बीज की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, डीजल की आवश्यकता है और कृषि यंत्रों की आवश्यकता है। अब अगर सरकार वहां की इन व्यवस्थाओं को सही तरीके से उपलब्ध करा पाती है तो आप ये समझ लीजिए कि किसान डेवलप कर जाएगा, यानी किसान विकास कर ले जाएगा। तो जाहिर सी बात है कृषि क्षेत्र में वहां विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो उस राष्ट्र का कृषि क्षेत्र डेवलप कर गया। यानी अब आप हम सब पड़ोसी देश भी ये कहेगा, पड़ोसी राज्य भी ये कहेगा कि फला राज्य या फला देश का कृषि क्षेत्र विकसित है, लेकिन सरकार को पहले इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। अब नासूर सरकार हो, न समझने वाली सरकार हो, नौकरशाही पर बल देने वाली सरकार हो, तो सिर्फ अन्नदाता कह देने से किसान खुशहाल नहीं कर पाएगा लोगों को, और वह पेट पकड़ करके जब खुद नहीं चल पाएगा तो राष्ट्र का विकास संभव ही नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग को लीजिए। शिक्षा विभाग भी अपना एक अहम रोल रखता है। बच्चों को उचित शिक्षा की व्यवस्था, साफ सुथरी परीक्षाओं की व्यवस्था, किताब कापी की व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय बढ़े इसकी व्यवस्था, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं सही से
उन्हें व्यवस्था नहीं मिलेगी तो शैक्षिक क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। यानी इसमें अगर हम अपना सही तरीके का नियंत्रण व्यवस्था कर रहे हैं तो शैक्षिक क्षेत्र में भी हमारा विकास है। अब समस्याएं हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में विकास हो कैसे। यहां निचले तबके से लेकर के उच्च तबके तक के लोग शिक्षा को शिक्षा कम, व्यवसाय ज्यादा मानते हैं, यानी करप्शन ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्र में जो नौकरशाही इतना हावी है कि इसे लाल फीताशाही कह देने में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कसर नहीं है। ईमानदारी को लोग धक्का बना दिए हैं और जब वही मौका मिला राष्ट्र का दोहन करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे में विकास थोड़ा सा ठप हो जाता है। औद्योगिक संस्थान हो गया। औद्योगिक संस्थान में बच्चों जैसे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे खनिज संसाधन हैं, इन खनिज संसाधनों का दोहन कैसे हो, सुविधा कैसे हो, उसे हम कैसे यूज करें, इसके लिए हमारी सरकार को प्रबंधन करना होगा, व्यवस्था करना होगा। कुएं के तेल में आग, तेल के कुएं में आग लग जाती है तो बाहर के लोगों को बुलाना पड़ता है। अब सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसे तुरंत कंट्रोलिंग कर ले। तो इस तरह से राष्ट्रीय क्षति जब नहीं होगा तो हमारा राष्ट्र विकास करेगा, और राष्ट्र की जब क्षति होगी, मजबूत व्यवस्था नहीं मिलेगा तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र भी इसी तरह है। स्वास्थ्य क्षेत्र का नंगा खेल भी हम सबसे छुपा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस पर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, सजग हो जाए, सब अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे तो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र भी विकास कर जाएगा। तो ऐसे में जो है राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं आती हैं। जिस राष्ट्र का यह व्यवस्था दुरुस्त है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकता, धार्मिकता, आर्थिकता, वह राष्ट्र अपने आप विकास करना शुरू कर देता है। और जहां इसमें दीमक लग जाते हैं वहां का विकास संभव नहीं है। यह है राष्ट्रीय विकास। अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं। राष्ट्रीय विकास की क्या विशेषता है? अगर वहां के नागरिक सुविधा युक्त है, व्यवस्था युक्त है, तो उस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो जाता है। राष्ट्र का विकास होगा, हम पड़ोसी देशों के करेंसी को प्राप्त करेंगे, पड़ोसी देश के संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करेंगे और अपने राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं उनकी उन आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर लेंगे। तो राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं इस तरह है, यानी राष्ट्र स्वास्थ्य क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सब में अपना रोल अहम रूप से शामिल करता है और उस रोल के आधार पर अपने राष्ट्र का राष्ट्रीयकरण करता है। ये हमारे सबके अपने राष्ट्र का राष्ट्रीय विकास की विशेषता बताते हैं। अब थोड़ा सा हम उस पॉइंट पर आपको और लेकर के चल रहे हैं। राष्ट्रीय विकास का निर्धारण
आपको समझना चाहिए प्यारे बच्चों कि जहां का प्रति व्यक्ति आय उच्च हो, अधिक हो, उस राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र कहते हैं। जहां का प्रति व्यक्ति आय कम हो, उस राष्ट्र को हम विकासशील कहते हैं, विकासशील देश। विकसित देश में अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी इत्यादि देश। वही विकासशील देश में जहां प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम हो, ऐसे देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन ऐसे देश हैं। एक और कैटेगरी है अल्प विकासशील देश। अल्प विकासशील देश वह देश होते हैं जहां की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम है। जहां की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम है वह अल्प विकासशील देश कहलाता है। जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, ऐसे देश। अब विश्व बैंक निर्धारण कैसे करता है कि प्रति व्यक्ति आय कैसी हो तो उसे हम उच्च राष्ट्रीय आय वाला देश कहेंगे। तो कहता है रिपोर्ट के अनुसार 2013 का रिपोर्ट जब बनाया विश्व बैंक ने, तो उसने कहा कि 12,736 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। 12,736 डॉलर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय अगर है तो आप उस देश को विकसित देश कहेंगे। आप उस देश को विकसित देश कहेंगे जहां एक एक व्यक्ति का एक एक साल की आमदनी 12,736 अमेरिकी डॉलर हो तो वह समृद्ध देश यानी विकसित देश कहलाएगा। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस। अगला उसने बताया है कि जहां 1045 अमेरिकी डॉलर 1045 अमेरिकी डॉलर जिस राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय हो वार्षिक, वह राष्ट्र अल्प विकसित देश है, अर्थात वो विकासशील देश है। जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। अब वही 2013 के ही अनुसार भारत के बारे में उसने क्या रिपोर्ट तय किया था विश्व बैंक ने, तो उसने बताया कि भारत में 2013 के अनुसार 1570 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था, जो कि बहुत सही नहीं है। अर्थात भारत में करोड़पति तो बहुत है, संख्या अधिक है, विश्व में सबसे अधिक, लेकिन गरीबी भी यहां बहुत है। किसी व्यक्ति ने कहा है, कोटेशन बोला है, भारत एक संपन्न देश है, भारत एक धनाढ़ देश है, लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। अजीब कोटेशन इंग्लैंड का एक व्यक्ति देकर के चला गया, जिस पर हम सब आज तक मंथन करते रह गए हैं और निष्कर्ष हम पाते हैं कि हाँ, राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैल गया है, नौकरशाही है, अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता नहीं है, तो ऐसी स्थिति ने ही जो है
हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। विश्व में सबसे अधिक कृषि युक्त भूमि हमारे राष्ट्र में है। विश्व का सबसे अधिक मेहनतशील किसान हमारे राष्ट्र का है। हमारे यहाँ के युवा सबसे ज्यादा मेहनत कश लोग हैं, लेकिन अफसोस आज बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, बेकारी की लाइन लगी है, बाढ़ आई है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारी प्रतिभाएं दबी की दबी रह जाती हैं। और जब जिस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभाएं दबी रह जाएंगे, क्या संभव है वहां का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ पाएगा? इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, सुधार हो रहा है, मेहनत किया जा रहा है। अब कब तक ये मेहनत सफलता के पैगाम को लाएगा, यह आने वाला कल बताएगा। तो इसी के साथ आज का है सिलेबस यहाँ समाप्त करते हैं। आगे विकास लेसन को ही लेकर के इसके अंतर्गत और जो तथ्य हैं उन्हें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।